अनामिका, इस बार भी तुमने अपने मम्मी पापा से बात की या नहीं? अनामिका अपने मायके से आकर खड़ी ही हुई थी कि उसके पति समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के तपाक से उससे पूछ लिया। नहीं, अनामिका ने बिना किसी लाग लपेट के एक ही शब्द में जवाब दे दिया। लेकिन क्यों? समर ने अनामिका के ऊपर खिसियाते हुए कहा। मैंने तुमको इस बार समझाकर भेजा था, लेकिन तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? मेरा मन नहीं किया। मैं उन लोगों को मानसिक चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि वो लोग अभी भी इसी भ्रम में हैं कि उनकी लाडली बिटिया ससुराल में बहुत सुखी है। अनामिका ने आंखों में आंसुओं को भरकर सपाट लहजे में कहा। अरे समर बेटा, मैं तुमसे पहले ही कह रही हूं कि ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानेगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमको कोई और ही तरीका निकालना होगा जिससे इसका दिमाग एक ही बार में ठिकाने पर आ जाए। इस बार समर से पहले ही उसकी मां प्रभा देवी उन दोनों के बीच आकर बोल पड़ी। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी आप। शायद ये समझ रही है कि मैं इसको झूठ मूठ का धमका रहा हूँ, क्योंकि इसको शायद ये भी नहीं पता कि मैंने आपकी जिद पर इससे शादी की, इसकी खूबसूरती देखकर नहीं की थी। मेरी तो शुरू से ही निगाह इसके मम्मी पापा की संपत्ति पर ही है, लेकिन ये समझना ही नहीं चाह रही। अब तो सचमुच। समर कुटिलता के साथ अनामिका से दांत पीसते हुए बोला, और आगे के शब्द उसने जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए। लेकिन आप लोग भी तो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे। मेरे मम्मी पापा के बाद उनकी सारी चल अचल संपत्ति के इकलौते वारिस होंगे हम लोग। फिर क्यों उन लोगों को जीते जी इतना बड़ा दर्द देना चाहते हो? अनामिका ने दर्द भरे आंसुओं से रोते हुए कहा। अरे पता नहीं वो बुढ़ा बुढ़ी कब मरेंगे और कब उनकी संपत्ति हमको मिलेगी। मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। समर बदतमीजी की सारी सीमाएं पार करते हुए बोल पड़ा। समर, कुछ तो लिहाज करो। वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हारे सास ससुर। तुम मुझे मजबूर मत करो। अनामिका समर के इतने गंदे शब्द सुनकर एकदम से तड़प उठी। दरअसल अनामिका अपने मम्मी पापा कविता जी और सागर जी की इकलौती और बहुत ही लाडली संतान थी। ईश्वर की बड़ी मन्नतों के बाद अनामिका का जन्म हुआ था। ईश्वर की कृपा से अनामिका के पापा का दरी का काफी अच्छा व्यवसाय था। धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं। इसीलिए वो चाहते थे कि वो अनामिका की शादी अपने ही शहर में करें, जिससे वक्त जरूरत पर अनामिका उनके पास आ जा सके। इसीलिए बहुत सोच समझकर उन्होंने समर के साथ ये रिश्ता तय कर दिया। समर के परिवार में वो और उसकी माँ थे। कविता जी और सागर जी ने सोचा, छोटा सा परिवार है, हमारी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर बार अपना सोचा हुआ कहाँ होता है। शादी के तुरंत बाद से ही समर और उसकी माँ प्रभा देवी अनामिका पर अपने पापा की सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन अनामिका सब कुछ अपने ऊपर झेल कर मम्मी पापा से कुछ भी नहीं कहती। इस बार भी जब अनामिका अपने मायके गई तो समर ने उसे बार बार घुट्टी पिलाकर भेजा था कि इस बार पापा मम्मी से सारी धन संपत्ति मेरे नाम करने की बात कर लेना। लेकिन अनामिका ऐसा नहीं कर सकी और वो करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को किसी के भी आगे लाचार नहीं देख सकती थी। इतने दिनों तक समर के साथ रहकर उसने जान लिया था कि वो पैसों का बहुत ही ज्यादा भूखा है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। बस इसीलिए समर और उसकी माँ अनामिका को उल्टा सीधा सुनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रहे थे। खैर, उस समय तो बात थोड़ी देर के लिए आई गई हो गई, लेकिन रात को खाने के समय फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया। अनामिका, 2-3 दिन बाद फिर से तुम अपने मायके जाओगी और इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये सोच लेना कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समर ने इस बार अनामिका को धमकाते हुए कहा। वही तो समर बेटा, मैं कह रही हूँ कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब तुमको अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। प्रभा देवी ने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा। हाँ माँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ। अब तो मैं कोई ठोस कदम ही उठाऊंगा, तभी मैडम जी की अकल ठिकाने पर आएगी। समर ने अनामिका की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा। आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? अनामिका भी चिढ़कर बोली। कोई अनपढ़ गंवार तो थी नहीं, वो पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी, लेकिन चुप थी तो वो अपने मम्मी पापा की खुशियों के बारे में सोचकर, क्योंकि उन लोगों को जैसे ही सच्चाई का पता चलता उन लोगों का तो दिल ही टूट जाता अपनी इकलौती और लाडली बेटी का दुख सुनकर। बस इसीलिए वो खामोश थी।
अभी बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। या तो तुम अपने मम्मी पापा की संपत्ति मेरे नाम करवाओ, वरना मैं तुमको कल के कल तलाक दे दूंगा, फिर कहीं की भी नहीं रहोगी तुम। समर काफी क्रोधित हो चुका था। ठीक है, इतना कहकर अनामिका वहां से चुपचाप उठी और बाहर दरवाजे की ओर जाने लगी। कहां जा रही हो इस वक्त तुम? समर ने अनामिका को बाहर जाते हुए देखकर पूछ लिया। मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ बात करने के लिए, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अनामिका ने आंखों में आंसुओं को भरकर कहा। इतनी जल्दी होश ठिकाने आ गए तुम्हारे तलाक का नाम सुनकर? जाओ और इस बार खाली हाथ लौट कर मत आना। समर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब उसको अपनी चाल कामयाब होती जो नजर आ रही थी। हाँ समर, सही कह रहे हो तुम। अब मेरे होश सचमुच ठिकाने पर आ गए हैं। अब तक मैं बेकार में ही चुप थी। इस बार अनामिका के चेहरे पर दुख कम और आत्मविश्वास ज्यादा नजर आ रहा था। बिल्कुल सही जा रही हो। समर ये भी ना सोच सका कि इतनी रात को वो अनामिका को उसके मायके जाने देकर गलती कर रहा है। खैर, अनामिका को ना रुकना था और ना रुकी, सीधे मायके चली गई। अचानक इस समय अनामिका को इस तरह दरवाजे पर देखकर कविता जी और सागर जी दोनों ही चौंक पड़े, क्योंकि अभी दोपहर को ही तो बेटी ससुराल की दहलीज पर गई थी, लेकिन बेटी की लाल सूजी हुई आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। क्या हुआ अनामिका बेटा, अचानक इस समय? कविता जी और सागर जी की तो जैसे सांसें ही हलक में अटक गई। अनामिका अपनी मां के गले लगते ही बड़ी जोर से फपक उठी। क्या हुआ मेरा बच्चा? बेटी का दुख देखकर कविता जी भी रो पड़ी। उस समय अनामिका ने रो रो कर अपने पति और सास की सारी कारस्तानियों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर सागर जी और कविता जी अपनी संपत्ति उसके नाम नहीं करेंगे तो वो अनामिका को तलाक दे देगा। सागर जी और कविता जी तो ये सब सुनकर जैसे आसमान से गिर पड़े। हे भगवान, हम लोग तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में बहुत खुश है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। मेरी बच्ची, तुमने पहले ही हम लोगों को ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? इतने दिनों तक अकेले ही सारा दर्द सहती रही। कविता जी के भी आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा और मम्मी, मुझको उस नर्क में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अनामिका अभी भी अपनी माँ के कलेजे से चिपकी हुई रो रही थी। बहुत हो गया मेरा बच्चा, अब बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी मैं अपनी बेटी को उस नर्क में, बल्कि अब हम लोग जवाब देंगे। कविता जी भी रोते हुए अपनी बेटी को कलेजे से चिपकाकर कंधे पर थपकियां दे रही थी। खैर, वो रात सबने ही जाकर काटी और दूसरे दिन सुबह 10 बजे अनामिका अपने मम्मी पापा और वकील के साथ समर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अरे अनामिका, मम्मी पापा को क्यों परेशान किया? तुम एक फोन कर देती, मैं खुद आ जाता। समर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ शब्दों में चाशनी सी मिठास घोलते हुए बोला, क्योंकि वो अब तक सच्चाई से अनजान था। मिस्टर समर, ये रहे आपके और अनामिका जी के तलाक के कागज, और अनामिका अभी के अभी अपनी शादी में मिला सारा सामान वापस ले जाएगी। वकील ने आगे बढ़कर समर के हाथ में एक कागज पकड़ाते हुए कहा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा और अनामिका का तलाक? अब तो समर और प्रभा देवी दोनों ही चौंक पड़े, क्योंकि ये तो बाजी ही उल्टी पड़ गई थी। क्यों समर, तुम्ही ने तो अनामिका को चैलेंज दिया था तलाक का। तलाक क्या सिर्फ लड़के को ही देने का अधिकार है, लड़कियों को नहीं क्या? अब हमारी बेटी तुमको तलाक देगी। सागर जी और कविता जी ने समर की तरफ देखकर व्यंग के साथ कहा। लेकिन वो तो सिर्फ धमकी थी, मैं तलाक देता थोड़े ही ना। अब तो समर घबरा उठा, क्योंकि उसे बहुत कुछ हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। कोई बात नहीं, धमकी को असली जामा पहना दिया हमारी बेटी ने। सागर जी और कविता जी दोनों ही आर या पार के मूड में थे। और मिस्टर समर, बहुत जल्द ही मिलेंगे हम लोग कोर्ट में, क्योंकि वो जमाना बीत गया जब लड़का और लड़के वाले ज्यादतियां करते थे और लड़की वाले ज्यादतियां सहते थे। अनामिका आज बिल्कुल बदले हुए मूड में नजर आ रही थी। आज प्रभा देवी से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था, और थोड़ी ही देर में अनामिका अपने मम्मी पापा के साथ शादी में मिला हुआ हर सामान गाड़ी में भरवाकर वापस चली गई। इधर समर और प्रभा देवी ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि उन्होंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल जो कर दिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।